एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर की, पीजीटी की या एनटीए नेट की सोशियोलॉजी से, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जो ये थिंकर है उनके कॉन्सेप्ट हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट सुमिलित नहीं है, मतलब मैच नहीं करता। तो कूले ने प्राथमिक समूह दिया है, मर्टन ने सदस्यता समूह की बात की है, मेयर ने अर्ध समूह की बात की है और समनर ने द्वितीयक समूह की बात की। तो समनर वाला गलत रहेगा, हमारा डी आंसर गलत है। देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या में है जो द्वितीयक समूह की अवधारणा समनर ने नहीं दी है। समनर ने अंतः समूह, ध्यान से देखिएगा, समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। मर्टन ने सदस्यता असदस्यता समूह, कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। सदस्यता और असदस्यता समूह मर्टन द्वारा दिया गया है। संदर्भ समूह भी मर्टन ने दिया है। ठीक है। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह से ठीक उल्टा होता है, जिसमें ज़्यादा व्यक्ति, अव्यक्तित्व संबंधी संविदात्मक संबंध, स्वार्थपूर्ण संबंध आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा को समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? संदर्भ समूह तो किसने किया है? तो ये हमारा जो है संदर्भ समूह की अवधारणा जो है ये प्रतिपादित की है एच हाइमैन ने पहले, फिर मर्टन ने इसका यूज़ किया है। आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है ये आपका। ठीक है, तो आपका जो हमारा आंसर रहेगा वो एच हाइमैन है। ठीक है, इन्होंने पहले दिया था और उसके बाद मर्टन ने प्रयोग किया है। सामान्यतः ऐसे संदर्भ समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसके साथ एक व्यक्ति अपनी समाजीकरण बिठाता है अथवा समाजीकरण बिठाने की आकांक्षा रखता है, तथा जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। संदर्भ समूह सदस्यता समूह की अवधारणा के ठीक विपरीत होता है, अर्थों को प्रदर्शित करता है। सदस्यता समूह की जो भांति होता है, संदर्भ समूह का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, किंतु व्यक्ति ऐसे समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आकांक्षित अवश्य हो सकता है। एक संदर्भ समूह किसी व्यक्ति का सदस्यता समूह भी हो सकता है। ठीक है, संदर्भ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम क्या है? ग्राम है एक, क्या है? समिति है, समुदाय है, कोई नहीं है या दोनों ही हैं? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, समुदाय है। ग्राम एक समुदाय का उत्तम उदाहरण है क्योंकि ग्राम समुदाय की दो विशेषताओं को पूरा करता है। वे विशेषताएं हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक एकता या हम की भावना। ग्राम एक निश्चित भूभाग पर पाया जाता है और उसमें सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। ग्राम में एक प्रकार की समरूपता पाई जाती है या समरूपता सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मामलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिका का अधिक सही अर्थ बताइए। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं किसी व्यक्ति के निर्धारित कर्तव्य, किसी विशेष पदारूढ़ व्यक्ति से अपेक्षित आदर्शक व्यवहार, आदर्श प्रारूप व्यवहार जो वह स्वयं के लिए अपेक्षा करता है, नैतिक व्यवहार। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, किसी विशेष पदारूढ़ व्यक्ति से अपेक्षित आदर्श व्यवहार, आदर्शक व्यवहार। भूमिका का अधिक जो सही अर्थ है वो ये है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्याख्या भी दी हुई है, इसे भी पढ़ लेते हैं। किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई किन्हीं विशेष दायित्वों एवं अधिकारों के अवरुद्ध व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। सरल शब्दों में भूमिका किसी एक सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़े हुए विचारों का एक समूह है जो दूसरे पद परिस्थिति के साथ उसके संबंधों को परिभाषित करता है। इन विचारों में भूमिकाओं से जुड़े हुए विश्वास, मूल्य, मापदंड, मनोवृत्तियां सम्मिलित होती हैं। उदाहरणतः एक विद्यार्थी की भूमिका विचारों के ऐसे समूह से बनी होती है जो अध्यापकों और विद्यार्थियों के समूहों को परिभाषित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं, तो ये जो हमारा आंसर है वो है बी, रॉल्फ लिंटन। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये रॉल्फ लिंटन ने अवधारणा दी है, जिसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये अवधारणा दी। उन्होंने ये बहुप्रसिद्ध कथन के अनुसार परिस्थिति साधारणतया अधिकारों तथा दायित्वों का एक संकलन माना है, जबकि भूमिका को माना इन्होंने गत्यात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि भूमिका परिस्थिति के गत्यात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है या करती है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये हमारा लिंटन जी ने दिया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पुटअप होते हैं। तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है सी, मर्टन ने कहा है जो भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। मर्टन ने भूमिका संघर्ष निपटारा सिद्धांत दिया है। दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाओं के बीच असंगतता और विरोधाभास की स्थिति जिसके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संपादन किए जाने की आशा की जाती है, भूमिका संघर्ष कहलाती है। इससे एक भूमिका के संपादन द्वारा दूसरी भूमिका के व्यवधान अथवा विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति किसी विभिन्न परिस्थिति की धारणा के कारण अपने जीवन में विरोध अथवा असंगत भूमिका प्रत्याशाओं का सामना करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समनर के अनुसार संस्था एवं कानून प्रस्तुत होते हैं। समनर के अनुसार संस्था एवं कानून प्रस्तुत होते हैं। रूढ़ियों में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर जो हमारा होता है संस्था और कानून समनर के अकॉर्डिंग रूढ़ियों में होते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ऐसे सामाजिक प्रतिमान जो किसी समाज अथवा समूह हेतु व्यवहार के नैतिक मापदंड प्रस्तुत करते हैं, रूढ़ियाँ कहलाते हैं। रूढ़ियाँ किसे कहते हैं? सामाजिक प्रतिमान जो किसी समाज अथवा समूह हेतु व्यवहार के नैतिक मापदंड प्रस्तुत करते हैं, रूढ़ियाँ कहलाते हैं। रूढ़ियों का पालन करना जनरीतियों की भांति वैकल्पिक नहीं होता। इनके उल्लंघन पर कठोर जो दंड होता है उसकी व्यवस्था होती है। समूह के सदस्य रूढ़ियों के प्रति एक भावनात्मक लगाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संघर्ष सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो कौन है? आंसर हमारा है डी, कोजर जी हैं। संघर्ष सिद्धांत से संबंधित कोजर हैं। संघर्ष सिद्धांत के मुख्य समाजशास्त्री जो हैं हमारे कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। डेरेनरॉल्फ हैं, कोजर हैं, लुडविन हैं, कॉन्ब्लोविच हैं। कोजर ने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है। ये भी आप याद रखिए, कोजर ने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है।
उन्हें संघर्ष मूलक प्रकारवादी भी कहा जाता है। संघर्ष मूलक प्रकारवादी किसे कहते हैं? तो कोज़र जी को। कोज़र के अनुसार संघर्ष सदा विघटनकारी ही नहीं बल्कि संगठनात्मक भी होता है। तो कोज़र ने यहाँ पे एक बात इनकी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने संघर्ष सभी कहते हैं विघटनकारी होते हैं, सब विघटन मतलब अलग अलग कर देते हैं, चीज़ों को खंडित करते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं? संगठनात्मक भी होता है। संघर्ष होना एक संगठनात्मक मतलब एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि हमारा जो इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, अभी बाहर से कोई युद्ध हो जाए तो स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सभी क्या करेंगे? एक साथ हो जाएंगे, वहाँ पे संगठन बन गया कि नहीं बन गया? तो ये चीज़ बता रहे हैं। और वैसे तो ये विघटन इस तरीके से तो दिख रहा है, लेकिन कहीं को ऐसी विघटन की स्थिति हो जाए, कहीं संघर्ष स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है? अब ऐसे देख लो अपने मतलब फैमिली में या आसपास के लोगों में संगठन स्टार्ट हो जाए, पहले वैसे हमेशा लड़ते रहेंगे भाई बहन, यदि कोई बाहर से आता है तो क्या होता है? वो संगठन बना के खड़े हो जाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने कोज़र क्या करते हैं? कोज़र का ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन संगठन जो विघटनकारी है, संघर्ष को सदा विघटनकारी ही नहीं बल्कि संगठनात्मक भी होता है, ऐसा माना है। तो कोज़र जी ने माना है। ठीक है। सामाजिक संघर्ष के सभी समाज में परिवर्तन होता है, तो कभी विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है। दोनों शब्दों में सामाजिक संघर्ष में परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण दोनों ही होता है। कोज़र ने संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों के टकराव को बताया है। ठीक है। इस प्रकार कोज़र ने प्रकारवाद और संघर्षवाद के सिद्धांत के बीच संतुलन या समन्वय की स्थिति प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? प्रत्यक्ष, ये एग्जाम में आया था पीजीटी में क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? तो इसका आंसर है मैकाइवर ने। आंसर हमारा ए राइट है। मैकाइवर ने पेज जो है सहयोग के दो भाग इन्होंने बांटे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इसमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले असमान या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इस प्रकार के सहयोग में उद्देश्य समान होते हैं परंतु कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरे संस्कृति के संपर्क में आती है अपने कुछ गुणों को खो देती है उसे क्या कहते हैं? ये होता है हमारा परसंस्कृति ग्रहण। परसंस्कृति ग्रहण व्याख्या देख लेते हैं क्या होता है। संस्कृति संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा अथवा दबाव से ग्रहण करती है। प्रारंभ में इस अवधारणा का प्रयोग इस संपर्क में फलस्वरूप आदिवासी संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए किया गया, किंतु यह एक द्विवर्तीय या उभय पक्षीय प्रक्रिया है जिससे संपर्क में आई हुई दोनों संस्कृतियों के बीच न्यायाधिक मात्रा में सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं, लक्षणों और संकुल का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आधुनिक समाजों में आदिवासी संगठन को कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मैच करना है, दिया हुआ है जिसमें आपको एक बताना है जो सुमेलित नहीं है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ एम.एन. श्रीनिवास, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे की है, फैमिली इन महुआ ये किसकी? ए.आर. देसाई की है। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी ये किसकी है? ये ह्यूमन सोसाइटी जो है किंग्सले डेविस की नहीं है। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। ए.आर. देसाई की जो बुक है, श्रीनिवास की है, कार्वे जी की हैं। इनकी बुक जो है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया
national integration and religion, rural India, social background of Indian nationalism, ये इरावती कर्वे की AR देसाई जी की बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, एग्जाम में पूछी गई है। MN श्रीनिवास की है द मिथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज, सोशल स्ट्रक्चर इन मैसूर विलेज, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुर पे इन्होंने अध्ययन भी किया है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एशिया, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है और इनकी ये बुक भी है, इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, MN श्रीनिवास की है। इरावती कर्वे की ये इंपॉर्टेंट हिंदू सोसाइटी और व्हाट इज कास्ट, ये दी हुई है, इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका परिप्रेक्ष्य भी आपको माइंड में रिमाइंड रखना होगा, सेट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सोशियोलॉजी परिप्रेक्ष्य से हर चीज़ अलग होती है अन्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि परिप्रेक्ष्य का इम्पोर्टेंट बहुत होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो ये सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है। और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। और कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉच।